दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट केवल मात्र इंडिया का सबसे ताकतवर तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। और साल 2020 में जब से भारत को पहला राफेल एयरक्राफ्ट मिला है, तब से कई सारे देशों का नींद उड़ा हुआ है। दोस्तों इन देशों में सबसे पहला नाम जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का आता है, तो वहीं पे कुछ और देश भी है जो भारत के राफेल को पचा नहीं पा रहा है। अब ऐसे में राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा हाल ही में जो कारनामा करके दिखाया गया है, उससे उन देशों का भी नींद उड़ने वाला है जो भारत विरोधी गतिविधियों में खुल के शामिल होता है और लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है। दोस्तों देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों के ये कारनामा पिछले हफ्ते का है और आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता चल गया होगा। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के 4 राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन ओशन के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक मिशन को अंजाम दिया गया और दोस्तों ये 4 राफेल एयरक्राफ्ट कंटिन्यूअसली 6 घंटे तक इस मिशन को अंजाम देने के लिए फ्लाई किया। फ्लाई के दरमियान एयरक्राफ्टों के द्वारा कई बार एरियल रिफ्यूलर के सहारे लेके अपने आप को रिफ्यूल किया गया और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट था ये केवल मात्र फ्यूल लेके उड़ान नहीं भर रहा था, बल्कि संपूर्ण हथियारों से लैस होकर उड़ान भर रहा था। अधिकारियों की तरफ से बयान देते हुए बताया गया कि ये जो राफेल एयरक्राफ्ट था ये असल में इंडियन एयरफोर्स के ईस्टर्न सेक्टर में स्थित एक बेस से उड़ान भरा था। और आप लोगों को पता होगा कि ईस्टर्न सेक्टर में राफेल एयरक्राफ्टों का तैनाती वेस्ट बंगाल के हसीमारा बेस में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्टों ने उड़ान भरने के बाद 6 घंटे तक लगातार उड़ान भरते हुए कई तरीके के मैन्यूवर किया और कई तरीके के स्ट्रेटेजिक मिशनों को अंजाम देने के बाद सफल होकर अपने बेस में वापस आया। अब दोस्तों रिपोर्टों के माध्यम से तो ये भी दावा किया जा रहा है कि एयरफोर्स की तरफ से ये मिशन उस दरमियान अंजाम दिया गया जब चाइना लगातार इंडियन ओशन के अंदर अपने प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है और प्रेजेंस को लगातार बढ़ाते जा रहा है। मतलब एक तरीके से ये जो स्ट्रेटेजिक मिशन है ये चाइना सेंट्रिक था, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव अब टर्की तक पड़ने वाला है। अब ऐसे में दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि भारत और टर्की के बीच में ऐसा क्या परेशानी है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से टर्की को एक दुश्मन देश के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता है और जब भी टर्की को मदद का आवश्यकता पड़ता है भारत की तरफ से टर्की को खुल के मदद किया जाता है, लेकिन बदले में टर्की का जो रवैया है वो सही नहीं है और टर्की ऐसा किसी भी मौके को नहीं छोड़ता है जहां पे भारत को बदनाम किया जा सके और भारत के खिलाफ बयानबाजी किया जा सके। और दूसरी तरफ टर्की के द्वारा खुल के भारत के कट्टर विरोधी पाकिस्तान का समर्थन किया जाता है। ऐसे में दोस्तों वो दिन भी दूर नहीं होगा जब टर्की इस समर्थन को मिलिट्री समर्थन में बदल दे और टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान के नीति भी कुछ ऐसा ही है जिससे किसी भी समय भारत और टर्की के बीच के ये जो रिश्ता है ये दुश्मनी में भी बदल सकता है। पर टर्की के द्वारा इस रिश्ते को दुश्मनी में बदलने से पहले राफेल के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि राफेल की तरफ से हाल ही में जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया उसके बाद ये साफ हो गया है कि अगर भारत चाहेगा तो राफेल एयरक्राफ्टों को लेके टर्की तक जाके भी मिशनों को अंजाम दे सकेगा। मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, उसी तर्ज पे अगर टर्की अपने जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है तो भारत वहां पे भी जाके एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकेगा। और दोस्तों ये असल में कैसे होगा इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी इसी स्ट्रेटेजिक मिशन के दरमियान किया गया। दोस्तों वीडियो में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरीके से राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा मल्टीपल टाइम एरियल रिफ्यूलिंग करने के साथ साथ 6 घंटा लगातार फ्लाई किया गया। अब एक राफेल एयरक्राफ्ट के अगर स्पीड को देखा जाए तो ये अधिकतम माक 1.8 है, जबकि इसका क्रूजर स्पीड करीबन माक 1.4 है। मतलब बिना आफ्टर बर्नर के ये एयरक्राफ्ट कम फ्यूल के सहारे माक 1.4 के अधिकतम रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जो करीब करीब 1728 किलोमीटर पर आवर होता है। और दोस्तों इस रफ्तार में अगर 6 घंटे के फ्लाइट को देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा हाल ही के मिशन के दरमियान 10,000 किलोमीटर से भी अधिक के डिस्टेंस को कवर किया गया होगा। और भारत और टर्की के बीच के अगर डिस्टेंस को देखा जाए तो ये करीबन 4,628 किलोमीटर है, जो कि भारत के मध्य भाग से लेके इस्तांबुल तक का डिस्टेंस है। वैसे अगर एयरक्राफ्ट मुंबई या फिर किसी पश्चिमी तट में स्थित शहर से उड़ान भरता है तो टर्की के जो पूर्व सीमा है वो इतना डिस्टेंस में नहीं है। वहीं पे दोस्तों ये जो डिस्टेंस मैं बताया ये असल में पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने पर ही इतना डिस्टेंस होता है, पर अगर पाकिस्तान के एयर स्पेस को अवॉइड भी किया जाता है तब भी अधिक से अधिकतम ये डिस्टेंस 5,000 किलोमीटर ही होगा। अब ऐसे में 10,000 किलोमीटर से अधिक अगर राफेल एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है और पायलटों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई करवाया जा सकता है तो आसानी से टर्की तक जाके मिशन को अंजाम देके फिर ये एयरक्राफ्ट भारत में वापस भी आ सकेगा। और दोस्तों इस दरमियान देखा जाए तो कई सारे ऐसे देश है जो भारत के फ्रेंडली कंट्री है और उन देशों के एयर स्पेस को भी इस्तेमाल करना भारत के लिए कोई बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर नहीं होगा। मतलब अगर टर्की भारत के विरुद्ध जाके कोई ऐसे काम करता है जो कि भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेके हो या पाकिस्तान को आतंकी गतिविधि बढ़ावा देने को लेके समर्थन करने को लेके हो, तो भारत चाहेगा तो टर्की तक जाके भी एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकेगा। पर दोस्तों टर्की शायद अभी से अगर सुधर जाए तो टर्की के लिए ये आने वाले समय में कोई बड़ा चैलेंज ना बने, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों का ये सक्सेस या फिर कहे तो ये जो स्ट्रेटेजिक मिशन था ये पाकिस्तान
पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के सिर दर्द और बढ़ा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी ये देश भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर इतना अधिक परेशान था और अब इतना लंबा फ्लाई के बाद चाइना को यह डर सता रहा होगा कि इंडियन ओशन के अंदर भी अगर चाइना के द्वारा कोई हरकत किया जाता है तो भारत उसे काउंटर करने के लिए अपने जमीनी बेसिस से एयरक्राफ्टों को उड़ा के लाके इंडियन ओशन के किसी भी क्षेत्र में चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर और चाइनीज अन्य जहाजों को तबाह कर सकेगा। और फिलहाल पाकिस्तान को जो डर सता रहा है वो ये है कि इतने लंबे उड़ान भर पाने का मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स के ये एयरक्राफ्ट समुद्री क्षेत्र को पार करके पाकिस्तान के कोस्ट लाइन तक आके भी आतंकी ठिकानों को तबाह कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पे ये एयरक्राफ्ट अन्य देश के एयर स्पेस के अंदर से भी घुस के पाकिस्तान के ऊपर लड़ाई के दरमियान हमला कर पाएगा। अब दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों को लेके भारत की तरफ से ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन करना फिलहाल अति आवश्यक भी बन गया था, क्योंकि हाल ही के कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि चाइना इंडो चाइना बॉर्डर के नजदीक अपने एयर पावर को काफी मजबूत कर रहा है। और दोस्तों ये खबर असल में कुछ सैटेलाइट इमेजों के बेस पे आया है। सैटेलाइट इमेजों में पता चला है कि भारत और चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में चाइना लगातार अपने एयर पावर को मजबूत कर रहा है और लगातार एक के बाद एक आधुनिक एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट के साथ साथ एयरक्राफ्टों के संख्या को भी बढ़ा रहा है। अब दोस्तों साल 2020 से ही भारत और चाइना के बीच में एक तरीके से लड़ाई जैसे सिचुएशन बना हुआ है और इस दरमियान लगातार चाइना जिस तरीके से अपने मिलिट्री पावर को बॉर्डर के नजदीक स्ट्रेंथन कर रहा है, इससे ये बात साबित होता है कि चाइना बॉर्डर में नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहता है बल्कि बॉर्डर डिस्प्यूट को और बढ़ा के इसे गर्म रखना चाहता है। अब दोस्तों चाइना का ये एक तरीके का प्रेशर टैक्टिक्स भी है। बेसिकली चाइना इस तरीके का टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके भारत के इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है या फिर कहे तो ग्रोथ है उसे कमजोर करना चाहता है और ये चाहता है कि भारत चाइना के डिक्टेशन पे चले और अमेरिका या अन्य वेस्टर्न देशों के साथ अपने अलायंस को मजबूत ना करे। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना साल 2020 से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक अपने एयर बेसेस को स्ट्रेंथन कर रहा है और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि लगातार चाइना अपने इस एयर बेसेस में तैनात पुराने एयरक्राफ्टों को नए और मॉडर्न एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस कर रहा है। सैटेलाइट इमेजों में इन सभी बातों का खुलासा भी होता है और हाल ही में यह भी दावा किया गया था कि चाइना की तरफ से अपने J-20 तथाकथित स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट भी भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक किया गया है। अब दोस्तों चाइना की इन हरकतों से एक बात तो साफ है कि चाइना बॉर्डर में भारत के ऊपर अपना बढ़ोतरी चाहता है, पर नेचुरली देखा जाए तो यहाँ पे बॉर्डर के नजदीक जितने भारत के बेसिस है चाइना का उतना नहीं है और बॉर्डर के नजदीक भारत के बेसिस जितना स्ट्रेंथन और जितना ताकतवर है चाइना का उतना ताकतवर नहीं है। और इससे दोस्तों एक तरीके से चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक एयर पावर के मामले में कमजोर होता है, लेकिन लगातार चाइना उस कमजोरी को दूर करने के लिए अपने एयर बेसिस के आकार को भी बढ़ा कर रहा है और यहाँ पे तैनात किए जाने वाले एयरक्राफ्टों के संख्या को बढ़ाने के साथ साथ हथियारों के रख रखाव के लिए भी अपने बंदोबस्त कर रहा है। और दोस्तों इस दरमियान इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना अपने प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है ताकि कोई लड़ाई जैसे सिचुएशन हुआ तो भारत को तीनों तरफ से घेरा जा सके, जिनमें एक तो इंडियन ओशन जबकि उत्तरी भाग में चाइना खुद रहेगा और चाइना अपने प्रेजेंस को पाकिस्तान के अंदर बढ़ा के भी इतना मजबूत करके रखा है कि लड़ाई के दरमियान चाइना पाकिस्तान के बेसिस और क्षेत्र का इस्तेमाल भी कर सके। पर राफेल एयरक्राफ्टों के एक दाव ने चाइना के इन सभी मंसूबे को ध्वस्त कर दिया और खाली दोस्तों चाइना नहीं बल्कि जो भी देश भारत के खिलाफ कोई भी गलत मंसूबा रखता हो उन सभी देशों को ऐसा कोई भी हरकत करने से पहले एक बार ये सोच लेना चाहिए कि भारत के पास राफेल एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों अब तो खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि नेवी के बेड़े में भी राफेल एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा रहा है और शायद 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को ही परचेज किया जाए।